काफी दिन गुजर गए। मैंने अपनी कहानी वासुदेव और रिचर्ड दोनों को सुना दी थी और उन्हें हिदायत कर दी थी कि ये कहानी आम न होने पाए, वरना हमारा हमदर्द हमें वो सहूलतें फराहम नहीं कर सकेगा जो उसने कर दी थी। ये हकीकत थी कि हमारे लिए जो खाना आता था वो दूसरे खानों से मुख्तलिफ होता था। जरूरत की तकरीबन तमाम चीजें हमें मुहैया कर दी जाती थीं। हमारे पिंजरे में जो अफराद थे उन्हें भी ये तमाम चीजें दी जाती थीं कि वो हमारे और अपने दरमियान कोई फर्क न महसूस करें। जाहिर है ये काम ग्राहम ही कर रहा था। अलबत्ता इस दौरान में उसने मुझसे मुलाकात की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक दिन ये काम भी हो गया। शाम के तकरीबन 6 बजे थे। 3-4 सिपाही आए। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोलकर मुझे करीब आने का इशारा किया। करीब पहुंचा तो उनमें से एक ने कहा, तुम्हें मिस्टर ग्राहम बुलाते हैं। मैं कान दबाकर उनके साथ हो लिया। जाहिर है कोई गड़बड़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे गिरजा से मुल्हिक एक इमारत में पहुंचा दिया गया जहां के एक बड़े से कमरे में ग्राहम मौजूद था। वो एक मेज के गिर्द पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा था। सामने 2 कुर्सियां और भी पड़ी थीं। उसने इधर उधर देखकर मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर आहिस्ता से बोला, मिस्टर अली, इत्तेफाक की बात है कि मैं तकरीबन 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में अब तक जो कुछ मैंने सोचा था, मेरे इस अचानक प्रोग्राम ने वो सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। ताहम मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि कोई ऐसी हरकत मत करना जो मेरे रास्ते में रुकावट बन जाए। मैं तुम्हारे यहाँ से फरार के लिए मंसूबाबंदी कर रहा हूँ और कोई बेहतर मौका मिलते ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। मैंने कहा, क्या आप मुझे अब भी ये नहीं बताएंगे मिस्टर ग्राहम कि आपको मुझसे हमदर्दी करने पर किसने आमादा किया है? उसने कहा, वो नाम जानकर तुम्हें कोई खास फायदा हासिल नहीं होगा। वैसे अगर तुम मुतमईन न हो तो मैं तुम्हें बताए देता हूँ। मिस्टर एडलर हमारे सरपरस्त हैं और उन्होंने ही खुसूसी जराए से काम लेकर तुम्हारे लिए आसानियां फराहम करने की कोशिश की है। ग्राहम की जुबानी एडलर का नाम सुनकर मैं शिश्तर रह गया। गोया उस शख्स को भी ये इल्म हो चुका था कि मैं आयदोश के कैद खाने में भेज दिया गया हूँ। पता नहीं उसकी असलियत क्या थी और उसकी मालूमात के जराए क्या थे। वो मेरे लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ था। बहरहाल इस बात का मुझे जरा सा इत्मीनान हो गया था कि जब एडलर को यहाँ तक मेरे बारे में मालूमात हासिल थीं तो फिर तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के अरकान को भी इस बात का इल्म होगा कि मैं कहाँ कैद हूँ। मुमकिन है मेरी रिहाई के लिए वो कोई ऐसी मंसूबाबंदी कर रहे हों जिसके तहत मेरा यहाँ रहना जरूरी हो। मुमकिन है मिस्टर एडलर ने उस मीटिंग में शिरकत कर ली हो और वहीं पर मेरे सिलसिले में भी जरूरी मामला तय हो गए हों। हरचंद के अभी इतना वक्त नहीं गुजरा था कि ये तमाम कार्रवाइयां इतनी बरकरफ्तारी से हो जाती। ताहम मिस्टर एडलर का हिदायतनामा यहाँ किसी भी जरिए से पहुंच गया था। यही क्या कम बात थी। इससे मैं ये अंदाजा लगा सकता था कि मेरे साथी मेरी तरफ से गाफिल नहीं है। मिस्टर एडलर हाँ किसी मुल्क से ताल्लुक रखते हों, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के हमदर्दों में से थे और उस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए अपनी खिदमात वक्फ कर चुके थे। वो मुकम्मल तौर पर काबिल भरोसा थे और अगर उन्होंने ग्राहम को मेरे लिए मखसूस किया है तो इसका मतलब है कि मुझे भी उससे मुकम्मल तौर पर ताउन करना चाहिए। चुनाचे मैं सब्र सुकून से ग्राहम की वापसी का इंतजार करता रहा। वैसे तो मेरे जहन में फरार के लिए कोई खास मंसूबा नहीं था, लेकिन दूसरे कैदी जो मेरे अतराफ में बिखरे हुए थे सभी दिन रात इस चक्कर में रहते थे कि किसी तरह यहाँ से फरार होने का मौका मिल जाए, वरना तरह तरह की साजिशें सुनने में आती थीं। हर चंद के उन साजिशों की तफसीलात मुहाफिजों के कानों तक नहीं पहुंचती थीं, बल्कि कैदी बड़ी एहतियात के साथ और निहायत मुखलिसाना तौर पर एक दूसरे के राज को राज रखते थे। कैदियों की पार्टियां बनी हुई थीं और उन पार्टियों का एक एक सरबराह चुन लिया गया था। ये तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर फरार के मुतअद्दिद मंसूबे बनाती रहती थीं। हमें पूरी तरह निगाहों में रखा जाता था। चूंकि हम खतरनाक कैदियों वाले हिस्से में थे, उसके बावजूद मैंने महसूस किया था कि सिर्फ ज़िम्नी कार्रवाइयों के तौर पर हम पर इतनी गहरी निगाह रखी जाती है। हाँ, हम अपने अहाते से अगर चोरी छुपे बाहर निकलने की कोशिश करते तो जाहिर बात है कि उसके बाद वो लोग हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आम हालात में कोई खास कड़ी निगाह नहीं रखी जाती थी, बल्कि ये कहने में मुझे कोई आर नहीं कि यहाँ का माहौल आयदोश के उस ब्रांच से कहीं बेहतर था जिसमें कुछ अरसा कबल मुझे रखा गया था। हाँ, ये मुमकिन है कि खतरनाक तरीन लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद मुहाफिजों को नुकसान पहुँचाते हैं या फिर जिनके बारे में उन्हें ये यकीन होगा कि ये कुत्ते की दुम की तरह कभी सीधे नहीं होंगे, मुमकिन है यहाँ भी कोई ऐसी जगह मखसूस कर दी गई हो जैसी ब्रांच के तहखानों में थी, लेकिन हमें उसके बारे में अभी तक कोई तफसील नहीं मालूम हो सकी थी। एक शाम रिचर्ड ने मुझसे कहा, यहाँ एक शख्स है जिसका नाम कैंगरू है। कैंगरू एक पेशावर कातिल था और उसे याद भी नहीं कि उसने अपनी जिंदगी में कितने कत्ल किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जीदार आदमी है। वो फरार का एक मंसूबा बना रहा है और इसके लिए उसने तय किया है कि जितने ज्यादा से ज्यादा अफराद उसके साथ हों बेहतर रहेगा। मैंने पूछा, मंसूबा क्या है? रिचर्ड बोला, अभी उसकी तफसीलात तो मालूम नहीं हुई,
लेकिन कैंगरू का कहना है कि उसने अच्छा खासा असलहा जमा कर लिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो यहाँ से निकाल ले जाने की फिक्र में सरगर्दा है। वो अपने साथ शामिल होने वालों में असलहा तकसीम करेगा और फिर जेल में एक रात बाकायदा फरार की कार्रवाई होगी और जितने भी मुहाफिज मौत का निशाना बन सकेंगे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैंने कहा, ओहो, तो गोया खुल्लम खुल्ला। रिचर्ड ने कहा, हाँ। मैंने पूछा, तो तुम इस मंसूबे से मुतासिर हो रिचर्ड? वो बोला, नहीं, मुतासिर नहीं हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि यहाँ आए हुए हमें काफी दिन हो चुके हैं, कोई ना कोई ढंग का काम होना ही चाहिए। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई, लेकिन मैं कैंगरू नामी उस शख्स के मंसूबे से कतई मुतासिर नहीं था। मैंने रिचर्ड से कहा, देखो रिचर्ड, मैं तुम्हें इस मंसूबे में शरीक होने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि खुद मेरे अपने जहन में कोई जामे मंसूबा नहीं है, लेकिन मैं उसमें शरीक नहीं हो सकूंगा। रिचर्ड ने ताज्जुब से पूछा, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। रिचर्ड चंद लम्हे खामोश निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर गर्दन हिलाकर बोला, ठीक है, अगर तुम इस मंसूबे में शरीक नहीं हो सकते तो फिर हमारे लिए भी जरूरी नहीं कि हम कैंगरू का साथ दें। कुछ दिन और सही, यहाँ से निकलना तो होगा। मैंने कहा, हाँ, जाहिर है मैं भी खुशी से इस जगह जिंदगी गुजारने का कायल नहीं हूँ, लेकिन दरअसल कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ लोग मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि अपनी गलत मंसूबाबंदी या किसी अंधे इकदाम से न सिर्फ ये कि खुद नाकाम रहूं, बल्कि उन लोगों को भी खतरे में डालूं। रिचर्ड बोला, ठीक है, मैं कैंगरू के मंसूबे में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन देखेंगे कि वो कहाँ तक कामयाब होता है। मैं खामोश रहा। रिचर्ड ने उसके बाद कैंगरू के मंसूबे के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों कैंगरू ने अपने मंसूबे को अमली जामा नहीं पहनाया। हाँ, एक शाम कुछ हंगामा आराइयां जरूर हुई, थोड़ी सी गिरफ्तारियां हुई, कैंगरू को भी वहां से घसीट कर ले जाया गया और उसके बाद हमें पता न चल सका कि कैंगरू को कहां कैद किया गया। ये बात साबित हो चुकी थी कि कैंगरू का मंसूबा मकामी हुकाम के इल्म में आ गया और मंसूबे की इब्तिदा से पहले ही उसका इख्तिताम कर दिया गया। यकीनन अगर हम भी उस मंसूबे में शामिल होते तो गिरफ्तार होने वालों में हमारा नाम भी शामिल होता। इससे कम से कम मैंने ये अंदाजा लगाया कि मुहाफिज जितने बेपरवाह नजर आते हैं दरअसल उतने हैं नहीं, बल्कि उन्होंने भी अपने तौर पर शायद इंतजामात कर लिए हों और कैदियों के फरार के मंसूबों से वाकिफ होते रहते हों। इस एहसास के तहत हमें मोहतात हो जाना पड़ा। इसका मतलब था कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे अहम अफराद भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर कैदियों की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उन लोगों के मुखबर हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों की तलाश जरा मुश्किल काम था, क्योंकि वो बाकायदा तरबियत याफ्ता होंगे। ताहम मैं और दोनों साथियों ने फैसला किया कि हम ऐसे लोगों की तलाश की भरपूर कोशिश करेंगे और बेहतर यह है कि आइंदा किसी और शख्स के साथ मिलकर फरार की मंसूबाबंदी में कोई दिलचस्पी न ली जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। यहाँ आए हुए हमें तकरीबन 20 दिन गुजर गए। 21वें दिन मैं बुरी तरह बेजार हो चुका था, क्योंकि अब कैद की ये जिंदगी सख्त नागवार गुजर रही थी। मैं सिर्फ ग्राहम की वजह से खामोश बैठा रहा, वरना ये तसव्वुर ही मेरे लिए सुहाने रूह था कि एक कैदी की हैसियत से बकिया जिंदगी किसी कैद खाने में गुजार दूं। इससे बदरजहा बेहतर फरार की कोशिश में मर जाना था। 21वें दिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था तो मैंने ग्राहम को देखा। वो खास तौर से शायद हमारे पिंजरे के सामने से गुजरा था, लेकिन उसने न मेरी तरफ निगाह डाली न कोई इशारा किया, बस सामने से गुजर गया। दूसरी सुबह मुझे उसके सामने पेश किया गया। 4 सिपाही बड़ी बेदर्दी से मुझे धक्के देते हुए उसके दफ्तर में ले गए। चूंकि उन्होंने ग्राहम का नाम ले दिया था, इसलिए मैंने कोई तारुज न किया, वरना अब मैं कतई उस मूड में नहीं था कि किसी की कोई बालादस्ती तस्लीम करूं। मैं तो इतना आजिज आ चुका था कि उन लोगों से मेरे सामने अगर 10-20 आदमी भी आ जाते और मेरी मर्जी के खिलाफ मजबूर करने की कोशिश करते तो मैं उनमें से जितनों को भी हलाक कर सकता कर देता और उसके बाद खुद भी जान दे देता। ग्राहम ने खुशमगीन निगाहों से मुझे देखा और फिर करख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारी मौजूदा मसरूफियत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, चलो तुम लोग बाहर जाओ। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया और वो सब गर्दन झुकाकर बाहर चले गए। तब ग्राहम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अपने इस लहजे पर तुमसे माफी का खास्तगार हूँ अली यार खान, तुम तो बहुत ग्रेट आदमी हो। मुझे तुम्हारे बारे में तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी हैं। मैंने सवाल किया, आप कहाँ गए थे मिस्टर ग्राहम? वो बोला, यूं तो मैं अपने ही काम से गया था, लेकिन इसमें मिस्टर एडलर से मुलाकात भी शामिल थी। वो इस वक्त बेल्जियम में हैं। मुझसे नहीं मिल सके, लेकिन मेरी उनसे टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। मैंने कहा, खूब, क्या उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं मेरे बारे में? वो बोला, हाँ, मुख्तसर सी गुफ्तगू थी और जाहिर है हम टेलीफोन पर देर तक गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, और वो भी मखदूश गुफ्तगू। ताहम उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताया कि तुम बहुत बुलंद इंसान हो। मिस्टर अली, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई बेहतर मंसूबाबंदी नहीं कर सका हूँ, अलबत्ता एक छोटा सा प्लान मेरे जहन में है।
मैं चाहता हूं कि तुम फरार की एक कोशिश कर लो, क्योंकि मिस्टर एडलर किसी अहम मसले में उलझ गए हैं और फिलहाल कुछ करने के काबिल नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझसे ही दरखास्त की है कि मैं किसी बेहतर जरिए से तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूं। बात दरअसल ये है मिस्टर अली यार खान कि मेरी अपनी पोजीशन भी यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, और फिर आइदोश के कैद खाने को एक नाकाबिल तस्खीर दीवार समझा जाता है। यहाँ फरार के मंसूबों की सिर्फ मंसूबाबंदी होती है। आज तक चंद ही बार कोई कदम उठाया गया, लेकिन हमने उन लोगों को नाकाम कर दिया। ये पहला मौका होगा कि जेल खाने का एक मुहाफिज किसी को यहाँ से निकालने की कोशिश करे। बेहतर ये होगा कि तुम अपने साथ चंद ऐसे लोगों को मिला लो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हारे लिए कारआमद हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ तुम्हारे लिए खतरनाक होगी। फरार के इस छोटे से मंसूबे की तफसीलात मैं तुम्हें बताए देता हूँ। इस पर गौर कर लेना और अपने साथ जिन लोगों को मिलाना चाहो उनकी तफसील मुझे बता देना। बात दरअसल ये है कि इस मंसूबे की कामयाबी का मुझे खुद भी यकीन नहीं है, लेकिन बतौर तजुर्बा ऐसा कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। बाद में हालात मैं संभाल लूंगा। चूंकि अगले 1 महीने के लिए मुझे इस इलाके का चार्ज मिल रहा है। मैं जानता हूं कि अगर तुम फरार होने में कामयाब हो गए तो मुझे मुअत्तल कर दिया जाएगा, लेकिन मिस्टर एडलर से मेरी ये बात तय हो चुकी है। तफसील में जाना बेकार है। मैं तुम्हें सिर्फ मंसूबे की तफसील बताता हूँ। तकरीबन 10 मिनट तक मुख्तसर तरीन अल्फाज में ग्राहम मुझे उस मंसूबे की तफसील बताता रहा। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। क्योंकि आइदोश का एक मुहाफिज खुद मुझे ये मशवरा दे रहा था, इसलिए मैं उसे दूसरी तमाम तरकीबों से ज्यादा अहम समझता था। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी तरफ से इंतहाई कोशिश करूंगा और मुमकिन है इस कार्रवाई पर बहुत तेजी से अमल कर डालूं। वो बोला, लेकिन इसके साथ ही मुझे उन अफराद की फहरिस्त देना मत भूलना जिन्हें तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो। मैंने कहा, मेरे साथ सिर्फ 2 आदमी हैं। तीसरे आदमी की गुंजाइश जरा मुश्किल से ही निकल सकती है। ताहम अगर कोई मिल सका तो मैं उसे जरूर तलाश करूंगा। ग्राहम ने पूछा, वो 2 आदमी कौन हैं? मैंने कहा, उनमें से एक का नाम रिचर्ड है और दूसरे का वासुदेव। ग्राहम बोला, मैं समझ गया। ये वही लोग हैं ना जो तुम्हारे साथ ही ब्रांच से यहाँ लाए गए हैं? मैंने कहा, हाँ वही हैं। वो बोला, ठीक है, लेकिन मेरे इस मंसूबे में 4 आदमी फिट होते हैं। बेहतर ये होगा कि 1 आदमी और तुम तलाश कर लो। वैसे तुम्हें इस तब्दीली पर कोई एतराज तो नहीं होगा? मेरा मतलब है कि तुम्हारे जज्बात तो मजरू नहीं होंगे। मैंने कहा, नहीं, ये सिर्फ जरूरत के तहत होगी, इसलिए मैं ऊपरी दिल से वक्ती तौर पर इसे मान लूंगा। जाहिर है मुझे अपने दीन और मजहब से इतना लगाव है कि मैं उसे तब्दील करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो बोला, ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें मजहब की तब्दीली का क्या सवाल पैदा हो सकता है? अच्छा, मैं सिपाहियों को बुला रहा हूँ। मेरे पास ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं है और बेहतर है कि अपने चेहरे पर एक आध निशान बना लो ताकि ये अंदाजा हो कि मैंने तुम पर तशद्दुद भी किया है। मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक अपने चेहरे पर 2-4 तमाचे लगाए। चीखने धाड़ने की आवाजें मुंह से निकाली और फिर ग्राहम की दहाड़ उभरी। उसने अपने आदमियों को आवाज दी, इसे ले जाओ और बंद कर दो। उसने गुस्से से हाँपते हुए कहा, ये सिर्फ अदाकारी थी। उन चारों ने मुझे पकड़ लिया और फिर उसी तरह घसीटते हुए पिंजरे में ले गए। दरवाजा खोलकर उन्होंने मुझे अंदर धक्का दे दिया। रिचर्ड और वासुदेव इस्तराब में खड़े हो गए और मेरे नजदीक आकर चेहरे पर बने हुए निशानात देखने लगे और उनकी आंखों में कर्ब के आसार नजर आने लगे। रिचर्ड ने भारी लहजे में कहा, तो तुम्हारे साथ बदसलूकी की गई है। लेकिन मेरे होंठों पर मुस्कुराहट देखकर वो किसी कदर हैरान हो गया। वो आहिस्ता से बोला, तुम मुस्कुरा रहे हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुतमईन रहो रिचर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें तफसील बता दूंगा। दिन के बकिया हिस्से में उन्हें मैंने इस बारे में कुछ न बताया। रात को जब हम तमाम मामूलात से फारिग होने के बाद करीब करीब लेट गए तो मैंने रिचर्ड को सारी बात तफसील से बता दी। मैंने कहा, तुम खामखा परेशान हो रहे थे, मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। मैं मुख्तसरन तुम्हें बता चुका हूँ कि यहाँ एक शख्स मेरा हमदर्द बन गया है। उसका नाम ग्राहम है और वो यहाँ ऑफिसर इंचार्ज नंबर 2 है। लेकिन यूं महसूस होता है जैसे इस कैद खाने के मामलात के निगरान बहुत से लोग हैं और किसी एक खास आदमी को यहाँ मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं है। मकसद कहने का ये है कि हर शख्स एक दूसरे को जवाबदेह है। मिस्टर ग्राहम को मेरे कुछ ऐसे हमदर्दों ने मेरे साथ रियायत करने पर आमादा कर लिया है जिनका ताल्लुक तवील अरसे से मुझसे रहा है। उनके बारे में तफसील बताना बेकार है रिचर्ड, बस मैं तुम्हें इतना ही बता दूं कि वो लोग मेरी रिहाई चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मिस्टर ग्राहम को पता नहीं किस तरह तैयार किया है। अब जरा सोचो कि अगर कैद खाने का कोई मुहाफिज खुद हमारे फरार के मंसूबे बनाए तो हमें कितनी आसानियां मिल सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद वो वसूख से ये बात नहीं कहता है कि हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ एक आदमी की बादशाहत नहीं है, खा वो यहाँ का इंचार्ज ही क्यों ना हो। मैं उसके तलब करने पर उसके पास गया था। बाकी जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब अदाकारी है। अगर तुम्हें मेरे चेहरे पर कुछ निशानात नजर आ रहे हैं तो ये जान लो कि ये निशानात मैंने अपने हाथों ही से बनाए हैं, सिर्फ उसकी पोजीशन महफूज रखने के लिए।
रिचर्ड और वासुदेव की हल्की हल्की आवाजें उभरी। फिर वासुदेव ने कहा, क्या मंसूबा पेश किया है उसने? मैंने कहा, डियर वासुदेव, इस मंसूबे के लिए खास तौर से तुम्हें और मुझे थोड़ा सा ज़हनी तौर पर मुतासिर होना पड़ेगा, यानी हमें ये तासुर देना पड़ेगा कि हम ईसाइयत की तरफ राग़िब हो रहे हैं और ये मिस्टर रिचर्ड दीनी मुबल्लिग का काम भी अंजाम दे रहे हैं। इस रग़बत के बाद हमें गिरजा घर भी जाना होगा। 2-3 बार हम गिरजा घर के चक्कर लगाएंगे और उसके बाद अपने मंसूबे की तकमील करेंगे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिचर्ड और वासुदेव को तमाम तफसीलात समझा दी। वासुदेव खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोला, इसका मतलब है मंसूबा खासा तवील है। मैंने कहा, जल्दबाजी तो वैसे भी मुनासिब नहीं होती, क्या ख्याल है, तुम इसके लिए तैयार हो? वो बोला, ज़हनी तौर पर तो मैं कभी तैयार नहीं हो सकता, लेकिन अगर सिर्फ वक्ती जरूरत है तो कोई हर्ज नहीं। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि इस पर मुझे एतराज होना चाहिए। मैंने कहा, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, अगर मुझे तुम पर एतबार ना होता तो मैं तुम्हें ये मंसूबा बताता ही नहीं। रिचर्ड ने पूछा, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो ये बात सिर्फ मजाक में कही है। तो फिर परसों तुम हमारे साथ गिरजा घर चल रहे हो? रिचर्ड ने पूछा। मैंने कहा, हाँ। इतवार के दिन दूसरे तमाम लोगों के साथ मैं और वासुदेव भी गिरजा घर पहुंच गए। दिलचस्प बात यह थी कि किसी ने इस बात पर तवज्जो भी नहीं दी थी कि हम थोड़े दिन पहले तो ईसाइयत से ताल्लुक नहीं रखते थे, अब अचानक उसकी तरफ क्यों राग़िब हो गए। चुनाचे हमें इस काम में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मैं और वासुदेव इबादत में शरीक नहीं हुए थे, बल्कि हम वहां के मामलात का जायजा ले रहे थे ताकि एक्शन के लिए तफसीलात तय कर लें। हमारी उकाबी निगाहें इबादत के दौरान वहां मौजूद एक एक फर्द का जायजा ले रही थीं और हमने महसूस किया था कि अगर पूरी तवज्जो और कोशिश से हम अपना काम अंजाम दें तो शायद निकल जाने में कामयाबी नसीब हो ही जाए। बाकी सब तकदीर का खेल है, अगर तकदीर ही यावरी न करे तो दूसरी बात है। जिंदगी और मौत के इस खेल में हिस्सा लेने के लिए हम खुद को तैयार कर चुके थे। पादरी के वाज और नेक चलने की हिदायतों के बाद इबादत खत्म हो गई और हम सब शरीफ इंसानों की मानिंद वहां से वापस हुए, अपने कैद खाने में आए और सर जोड़ कर बैठ गए। तय पाया कि गिरजे में इबादत के लिए बाकायदगी से जाते रहेंगे। गिरजा मुसल्लस शक्ल का था, दोनों जानिब एक एक दरवाजा यार्ड की तरफ खुलता था और मरकजी दरवाजा गार्ड रूम के सामने। यहाँ सिर्फ सलाखें हमारा रास्ता रोक सकती थीं। सलाखों के दूसरी तरफ जेल के वार्डन रिहाइश पजीर थे, उनके क्वार्टरों में से एक दरवाजा बाहर गली में खुलता था। चूंकि इबादत के वक्त गिरजा भर जाता था, इसलिए गार्ड रूम का सलाखों वाला दरवाजा खोल दिया जाता और वार्डन वहां निगरानी के लिए खड़े हो जाते। हमारा मंसूबा ये था कि जब वाज की घंटी बजती हम इकट्ठे हमला कर देते। मुझे ग्राहम की गर्दन पर चाकू रखकर उसे ये हुक्म देना था कि हमें यहाँ से निकलने की इजाजत दो, वरना तुम्हारी शहरक काट दी जाएगी। रिचर्ड को ये ड्रामा पादरी के साथ करना था और वासुदेव के सुपुर्द ये जिम्मेदारी थी कि वो वहां मौजूद लोगों को राइफल की नाल पर रख ले और वार्डन कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसे हलाक कर दे। ये काम सिर्फ 3 आदमियों के बस का नहीं था, लेकिन ज्यादा लोगों को अपना हमनवा इसलिए नहीं बनाया जा सकता था कि कहीं भांडा न फूट जाए। इसके लिए मुझे मिस्टर ग्राहम ने खास तौर से हिदायत कर दी थी। मिस्टर ग्राहम ने हथियार एक खास जरिए से फराहम करने का वादा किया था। हमें मिस्टर ग्राहम और पादरी को साथ लिए हुए गिरजा के दरवाजे से निकलना था और वहां से गार्ड रूम में आना था। फिर सलाखों वाला दरवाजा बंद करके लकड़ी का बड़ा दरवाजा खोलकर बाहर निकलना था। बाहर हमारे लिए सवारी का भी इंतजाम किया गया था। बज़ाहिर ये मंसूबा खासा इत्मीनान बख्श था, क्योंकि उसके बाद के मामलात भी मिस्टर ग्राहम ने मुझे बता दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो गाड़ी जो हमें लेकर जाएगी आनन फानन में हमें एक ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां हमें कुछ देर छुपना होगा और उसके बाद हमें समंदरी रास्ते यहां से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।